सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य के अगले विषय के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस दुनिया में क्या क्या परेशानियां हैं जो जनन से जनरेट हुई हैं, क्या कारण है इस दुनिया का। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आती है जनन स्वास्थ्य की, वो है उसमें से जनसंख्या का बहुत बड़ा होना, बीमारियों का बढ़ना, भुखमरी का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, और ये दुनिया भर की चीजें मैंने जो लास्ट क्लास में आपको समझाई थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब प्रॉब्लम्स के अलावा इनका सॉल्यूशंस क्या है। ऐसा क्या किया जाए कि दुनिया में जो आबादी है वो कम हो, जिसमें से लोगों को कंट्रोल्ड मेथड पता चले, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे अत्यधिक अनवांटेड जो बच्चे हैं उन्हें पैदा करने से रोका जा सकता है। अनवांटेड बच्चे कहने का मतलब ये होता है कि एक दो बच्चे सब कुछ ठीक है यार, वो तो बोलते हैं ना, एक दो बच्चे मीठी खीर उसके बाद बवासीर ही कहीं मतलब बहुत ज्यादा फेमस वो भी है, मतलब कोट है एकदम बहुत बेहतरीन वाला। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट जो है आगे चलता है। तो ऐसे चीजों को हमें कंप्लीट कर करके चीजों को एक मेथड बनाने हैं और वो मेथड के हिसाब से फिर हम आगे जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगला पार्ट हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कि गर्भ निरोधक युक्तियां, कैसे गर्भ निरोधक युक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं और उनका उपयोग करके जो है हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं और क्या क्या चीज इसमें काम की है, हम उनके बारे में बात करेंगे। गर्भ निरोधक युक्तियां, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्हें हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही सारा चीज वहां पर निकल कर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब होता क्या है? किसी भी तरीके से किसी भी मेथड के द्वारा अगर हम बच्चे पैदा करने को रोक सके, तो वो बच्चे पैदा करने को अगर हम रोक सके, मतलब ऐसे बच्चे की जो जरूरत के ना हो, जो मतलब अभी आवश्यक नहीं है, वो उन बच्चों को पैदा करने से हमें रोकना, जिससे आबादी अनवांटेड ना बढ़े। दुनिया में आबादी बढ़े, बच्चे पैदा हो, सब कोई चाहता है, पर अगर दो बच्चे के बाद एक बच्चा अगर सफिशिएंट है तो आप 4 बच्चे 5 बच्चे क्यों पैदा करते? लड़के की चाहत में 7-7 8-8 लड़कियां क्यों पैदा करना? तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को यहां पर डिसाइड करना है कि ये कैसे कंप्लीट होगा। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी गर्भ निरोधक युक्तियां बनाई गई। उससे पहले ये देखते हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक में क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर हमें कोई गर्भ निरोधक बनाना है, कोई दवाइयां, मेडिसिन, मेथड बनाने हैं जिससे बच्चे कम पैदा हो, तो उसके अंदर कुछ गुण भी एकदम खास बात होनी चाहिए, तभी लोग उसको उपयोग कर पाएंगे। आप ऐसा कुछ बना लेंगे कि जो लोग उपयोग करने के लिए मतलब पॉसिबल ही ना हो, तो फिर ऐसी चीज बनाने का क्या मतलब है? तो ऐसे बहुत सारे मेथड जिससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, लेकिन उन मेथड का उपयोग लोग क्यों करेंगे? ठीक है, जैसे जानवरों में स्टेराइल करने के लिए क्या होता है, टेस्टिस हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे बुल होता है ना, मतलब जानवर होता है, तो बैल जो है, मतलब गाय का जो मेल प्रजाति है, बैल है, ठीक है, उसमें 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है कि एक तो जो जनन के लिए होगा तो वो हट्टा कट्टा अच्छा करे तो जनन के लिए होता है, और कुछ लोग जो होते हैं खेती बाड़ी के लिए बताए जाते हैं, उनका टेस्टिस को हटा दिया जाता है। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन मनुष्य में कोई ऐसा करेगा, टेस्टिस को काट के हटा देगा, तो कोई क्यों यूज करेगा उसको? बिल्कुल यूज नहीं करेगा। ठीक है, फीमेल में है कि ओवरी कोई हटा दिया जाए, बच्चेदानी कोई हटा दिया जाए तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा, लेकिन ह्यूमंस में उसको कोई क्यों यूज करेगा? कोई यूज नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ मेथड को यूज करना है, कुछ ऐसे तकनीक को बनानी है कि जिससे लोग उसका उपयोग कर सके, और जब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसकी कुछ खास बात भी होनी चाहिए। और आइए हम देखते हैं उसकी खास बात क्या क्या है। सबसे पहली खास बात यह है, प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। अब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहा है, उसके हितों की रक्षा करने का मतलब एक इंसान जो है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के टाइम पे इसको यूज करेगा, संभोग के समय इसको यूज करेगा, और उस समय पे उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके हित ये होने चाहिए। उसके बाद उसकी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट सोचो कि संभोग करने से पहले उसको कोई यंत्र लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो वो क्यों जाएगा भाई? नहीं जाएगा। मतलब हो सकता है 1-2 लोग चले भी जाए, लेकिन बहुत लोग नहीं जाते हैं, घबराते हैं ऐसी बीमारियों के बारे में डॉक्टर तक पहुंचने में। तभी तो इनको, इनकी बीमारियों को गुप्त रोग कहा जाता है, क्योंकि लोग घबराते हैं, लोग इसको मतलब कुंठा का शिकार हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी बकवास बीमारी है, इससे हमारी जो मतलब डिग्निटी है वो चली जाएगी।
हम किसी को बताएंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी नजर में मेरी क्या इमेज रह जाएगी, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपके हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, ये बात है। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए अगर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो कहेंगे नहीं खर्चा करना, बच्चा ही पैदा हो जाए हम उसी को पाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो आसानी से उपलब्ध, हर जगह अवेलेबल हो, ये बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, वो प्रभावी होना चाहिए। अगर कोई मेथड यूज हो रहा है तो उसका कोई प्रभाव होना भी चाहिए कि नहीं बच्चे पैदा फिर ना ही हो। अगर उपयोग करने के बाद भी बच्चे पैदा हो जाए तो फिर उसका फिर उपयोग करने का मतलब ही क्या हुआ? प्रभावी होना चाहिए। फिर तीसरी बात, इफेक्टिव तो हो लेकिन साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुष्प्रभाव नहीं हो, और अगर है भी तो बहुत कम भी हो, कम से कम। कोई भी साइड इफेक्ट अगर होगा, मान लो अगर कोई कॉन्डम को यूज करने से एलर्जी हो जाए, मान लो वॉल्ट को यूज करने से यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, वेजिनल इन्फेक्शन हो जाए, तो कोई क्यों यूज करेगा उसको? अगर किसी भी तरीके से कोई बीमारी ट्रांसमिट होने लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो कोई क्यों ही यूज करेगा उसको? बिल्कुल यूज नहीं करेगा। तो साइड इफेक्ट एकदम लेस, लेकिन प्रभावी वो होना चाहिए। अगर वो चाहता है कि बच्चे पैदा ना करने वाला हो तो बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। इस कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग यही होना। सबसे आखिरी उपयोग ये है कि देखो भाई, इस दुनिया में हर किसी की कामेक्षा है, सेक्सुअल डिजायर्स है, और वो सेक्सुअल डिजायर्स को अफेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी मेथड, चाहे वो कॉन्डम्स हो, चाहे आईयूडी हो, चाहे वो जो भी मेथड जितना भी हो, उसमें से कोई भी मेथड अगर उसकी सेक्सुअल डिजायर को खत्म कर दे, उसको अगर कम कर दे, तो कोई क्यों ही यूज करेगा भाई? एक्चुअली सेक्सुअल डिजायर भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चे पैदा ना करने के चक्कर में अपनी सेक्सुअल डिजायर के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करने देगा, तो वो इंसान उसको यूज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिजायर्स हैं, जो लोग इसका उपयोग ही नहीं कर पाते। तो इसलिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्सेप्ट ये भी है कि वो जो उनकी कामेक्षा है, यौन इच्छा है, उसको नॉन डिस्ट्रप्टिव होना चाहिए, मतलब उसको डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, उसको मतलब बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, वो डिजायर पूरी होनी चाहिए उसकी। तो ये याद रखना, उपयोग कामेक्षा, उसकी प्रेरणा और मैथुन में बाधक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लो ये कह दिया जाए कोई वॉल्ट ऐसा यूज कर लिया जाए जो वेजाइना को ब्लॉक कर दे। अब वेजाइना को ब्लॉक कर दोगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बात तो सही है, लेकिन यार वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस भी तो नहीं कर पाएगा ना, वो जनन भी नहीं कर पाएगा, या किसी की उपस्थिति की वजह से उनके सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में कोई मतलब बाधा पैदा हो, उनके डिजायर, उनका जो संभोग का जो मतलब जो एक्साइटमेंट है, जो उसका ब्यूटीफुल मूवमेंट है, वो मूवमेंट ना बन पाए, तो कोई क्यों ही यूज करेगा उसको? तो इस वजह से ये बहुत नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बोर्ड का तो एकदम फेवरेट टॉपिक था ही, ठीक है, और नीट में भी तो मतलब ऐसे ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसको बनाइए कि क्या क्या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के गुण हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, चीप यानी सस्ता भी होना चाहिए, ये भी लिख लेना, सस्ता भी होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध करने वाला होना चाहिए, प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, हितों की मतलब प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी की रक्षा करने वाला होना चाहिए ताकि उनकी जो प्राइवेसी है वो नष्ट ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्राइवेसी नष्ट नहीं होनी चाहिए उनकी, उसका इफेक्ट बराबर होना चाहिए और साइड इफेक्ट एकदम नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसमें कामेक्षा, उनकी प्रेरणा, उनकी मैथुन, उसका एक्साइटमेंट, उसके डिजायर्स, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, उसको बिल्कुल भी नुकसान ना करे। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के गुण हैं, और कुछ इस तरीके से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अपने काम में जो है उपयोग किए जाते हैं और इस तरीके से काम होता है। अब आइए जानते हैं कि हमारी दुनिया में कितने प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और उन कॉन्ट्रासेप्टिव का मुख्य क्या उद्देश्य है और कैसे वो काम करता है, कैसे वो जन्म लेने से, एक बच्चे को पैदा होने से रोकता है, इसके पीछे क्या रीजन है, आइए समझते हैं इसके ऊपर में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला मेथड आता है नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पहला मेथड हमारे सामने है जिस मेथड को हम कहेंगे कि प्राकृतिक विधियां भी। तो कुछ विधियां ऐसी हैं, प्राकृतिक विधियां, ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, जिसके द्वारा बच्चों को पैदा करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ बैरियर रोधक की तरह भी काम करते हैं इनके जिंदगी में, उनको भी उपयोग करके रोका जा सकता है। क्या एग्जाम्पल है, हम उनको पढ़ेंगे।
उसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मतलब इसे कहा जाता है अंतः गर्भाशयी युक्ति। इसका भी उपयोग किया जा सकता है अंतः गर्भाशय युक्ति। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब मुखीय पिल्स, मुखीय गर्भ निरोधक, मतलब अलग अलग तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी को मुंह से लिया जा सकता है, किसी को गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, कोई रोधक की तरह कार्य करता है, कोई इंजेक्टेबल है ना, अंतर स्थापित इसे अपन कहते हैं, शरीर में इसे स्थापित किया जा सकता है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है इसका, ठीक है। और सबसे लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, मतलब सर्जिकल मेथड का मतलब होता है शल्य विधि। क्या विधि होती है? शल्य विधि है। तो हमारे पास में ये 4-5 मेथड है बेटा, इनका उपयोग करके हम उपयोग करेंगे। पहला प्राकृतिक, दूसरा बैरियर, तीसरा जो होता है अंतः गर्भाशय युक्ति, चौथे नंबर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, 5वें नंबर पे इंजेक्टेबल, 6वें नंबर पे सर्जिकल। इन सभी विषयों के बारे में एक एक करके सबके बारे में समझते हैं, देखते हैं कि दुनिया में कितने मेथड है। तो आइए सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो जब मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात कर रहा हूं तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बहुत सारे प्रकार हैं। तो मान लो सबसे पहला प्रकार आ सकता है जिसे अपन कहते हैं प्राकृतिक। नाम लिख देता हूं सबका फटाफट। प्राकृतिक है पहला। दूसरा जो होता है उसे अपन कहते हैं रोधक, बैरियर है। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति, गर्भाशय के अंदर भी किसी चीज को डालकर जो है कम किया जा सकता है। चौथे नंबर का पॉइंट होता है इसे अपन कहते हैं मुखीय गर्भ निरोधक, जो मुख से लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे मुखीय लेने के बाद जो होता है ओरल पिल्स हो गया, रोधक हो गया, आईयूडी मुखीय निरोधक हो गया। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास में आता है सर्जिकल, शल्य चिकित्सा जो होता है, शल्य क्रिया होती है। और 6 नंबर पे लास्ट पॉइंट आता है इसे अपन कहते हैं इंजेक्टेबल, और इंजेक्टेबल का मतलब होता है अंतः स्थापित। अब हम इन सभी के एग्जाम्पल को देखेंगे, सबके कार्य को पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है, किस तरीके से ये मेंटेन करता है, हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं कि प्राकृतिक मेथड क्या है, रोधक मेथड क्या है, अंतः गर्भाशय युक्ति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सब कुछ क्या क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो मान लो हमारे पास में सबसे पहला मेथड जो आता है उसे हम कहेंगे प्राकृतिक मेथड। अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक मेथड जो होता है विधियां क्या हैं और कैसे बच्चा पैदा करने के लिए कारगर हैं, तो हम इनके ऊपर में आते हैं। प्राकृतिक विधियां ना कोई केमिकल, ना कोई रसायन, ना कोई मशीन, ना कोई यंत्र, केवल और केवल प्राकृतिक एक दिमाग लगाना है और उस दिमाग के द्वारा जो है इसे रोका जा सकता है, ऐसा कहते हैं। अब कैसे रोका जाएगा, आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये विधियां क्या क्या मेथड हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जितने भी प्राकृतिक और परंपरागत विधियां हैं, जितनी भी प्राकृतिक और परंपरागत विधियां हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है अवॉइड मीटिंग। पहला पॉइंट आता है ये लोग अवॉइड करेंगे मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। तो स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग को ब्लॉक करना है, रोकना है, इसे अपन प्राकृतिक मेथड करेंगे। मतलब इनको बनाने का उद्देश्य यही है कि स्पर्म एंड ओवा मिलने नहीं चाहिए। जब स्पर्म रहे तो ओवा ना पहुंचे, ओवा रहे तो स्पर्म ना पहुंचे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसको करने के लिए यहां पर 3 कॉन्सेप्ट चलाए गए और वो जो बहुत फेमस भी हुए, लेकिन कुछ हद तक कारगर भी है और कुछ हद तक कारगर नहीं भी है। आइए देखते हैं कैसा कारगर है। पहला शब्द आता है, मैं जितना बता रहा हूं बस उतना ही ध्यान समझना। पहला पॉइंट आता है आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब होता है पेरियोडिक एब्सिस्टेंस। अब पेरियोडिक एब्सिस्टेंस के ऊपर में क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना। किसी भी विशेष अवधि में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस ना किया जाए तो उस समय तक अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसे आवधिक संयम कहेंगे। उस समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं करना। अब कब करना है,
आप सभी जानते हैं फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस समय पे सबसे ज्यादा बच्चा होने के चांसेस रहते हैं? मैंने पहले ही बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिनों में, महीने भर में जो सबसे ज्यादा चांस है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन से लेकर 17-18 दिन का समय। मात्र शॉर्टकट में इसे लिखा जाए तो ये आवधिक संयम, किस अवधि पे संयम करना है? तो डेज ऑफ 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बस खत्म। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था उससे 1-1-1-1 करते गिनते जाएंगे तो 10 से 17 दिन का समय लगेगा, और 10 से 17 दिन के समय में जो है वो संभोग नहीं करना है, उसे आवधिक संयम कहते हैं। अब आप कहेंगे ये फरमान क्यों भाई साहब, क्यों कह दिया कि 10 से 17 दिन के बीच में संभोग नहीं करना है? कारण ये है कि देखो, अंडोत्सर्ग कब होता है? 14वें दिन में, सबको पता है। अंडोत्सर्ग के बाद अंड 3 दिन जिंदा रहता है, इसलिए हमने 17 तारीख का डेट देख लिया, 10 से 14 के बाद 17 तक का देख लिया। और जिस समय ओवा पहुंचा है, हो सकता है उसके 2-3 दिन पहले स्पर्म पहुंच गया हो, और स्पर्म जो है वो पहले से वहां पर उपस्थित अगर रहेगा तो वो जिंदा अवस्था में रहता है, तो बाद में भी अगर ओवा पहुंचता है तो भी वो निषेचन कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो यार किसी विशेष अवधि में अगर बच्चे को पैदा करने से रोकना है तो उस विशेष अवधि में हमें सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि एक विशेष अवधि में बच्चे को संभोग करने से रोकना है। अच्छा, संभोग ना सिर्फ संभोग, संभोग के बाद निषेचन करने से भी रोकना है। तो निषेचन करने के लिए हमने क्या मेथड यूज करा है? निषेचन को रोकने के लिए ये देखा कि यार 10 से 17 दिन का जो आइडियल समय है ना, इस समय ना तो वहां पर स्पर्म रहता है ना तो ओवा रहता है, मतलब 10 से 17 दिन के बाद वाला समय जो होता है, ये 10 से 17 दिन का जो समय होता है, यहां पर ओवा बढ़िया जिंदा रहेगा। और अगर इस जिंदा वाली कंडीशन पे अगर हम स्पर्म को डाल दें उसी समय संभोग कर लें और उसी समय स्पर्म पहुंच जाए यहां पर, तो बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो इससे 10 से 17 दिन के बीच का खाली समय जो है, इस समय अगर मान लो मैक्सिमम लोग अवॉइड करें सेक्स को, अगर अवॉइड करें, वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, तो उस समय तक जो है वो ओवा स्पर्म की मीटिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक स्पर्म आता है ओवा चल जाता है, ओवा आता है स्पर्म चला जाता है, खत्म। ये आवधिक संयम है, डिटेल और मैं बताऊंगा। आपको बस याद रखना है कि इसका डेट का टाइमिंग जो होता है 10 to 17 डेज है। हालांकि इसने बहुत सारी बातों पर निर्भर करके 10 to 17 डेज बनाया है। समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें डिस्कशन इसमें होगा, जैसे स्पर्म कितने दिन जिंदा रहता है, ओवा कितने दिन जिंदा रहता है, कहां पे मिलता है, कैसे मिलता है, वगैरह वगैरह, ये जो होता है ये आवधिक संयम कहलाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट खास एग्जाम आता है बाह्य स्खलन, जिसका नाम होता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब ये होता है पूरा सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस में शिश्न जो है वो वेजाइना के अंदर ही रहेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एकदम सबसे अंत में, स्पर्म गिरने के सबसे अंत में, वो बस स्पर्म गिरने ही वाला था, उसी समय तक पेनिस को वेजाइना से बाहर निकालना है और शरीर के बाहर उसे रिलीज कर देना है। मतलब वीर्य कभी भी फीमेल की योनि में नहीं गिरना चाहिए, बाहर गिरेगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत हद तक ये जो होता है बहुत सही मिशन रहता है, बहुत सही कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है। तो बाह्य स्खलन का मतलब होता है, याद रखना, मतलब स्खलन के जस्ट पहले, स्पर्म निकलने ही वाला था, उससे ही जस्ट पहले जो है पेनिस को बाहर निकाल लिए, और बाहर निकालने के बाद जो है वो क्वाइटस इंटरप्टस बाह्य स्खलन कहलाता है। तीसरा चीज आता है स्तनपान अनार्त। अब ये देखो, स्पर्म ही बाहर गिरा तो निषेचन का तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर स्पर्म ही बाहर गिरा है, सीमेन बाहर गिरा है, तो निषेचन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अंत में आता है स्तनपान अनार्ता, और इसे अपन कहते हैं लैक्टेशन एमोनेरिया। क्या नाम है इसका? लैक्टेशन एमोनेरिया, इसका नाम आप देख सकते हैं, लैक्टेशन एमोनेरिया, और हिंदी में तो बाकी लिखा ही हुआ है। लैक्टेशन एमोनेरिया का मतलब होता है 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी। कितना मंथ बेटा? यहां पर ये जितनी लाइन मैं आपको बता रहा हूं, ये लाइन बस मेन चीज अपने पॉइंट पे पहुंचाना। 6 मंथ ऑफ आफ्टर, ठीक है, 6 मंथ ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी, या कहना चाहिए आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन जो हो रहा है वो इसी आधार पर डिपेंड करता है कि पार्चुरेशन क्या है, प्रसव क्या चीज आफ्टर पार्चुरेशन।
समझ में आई मेरी बात? इसे अपन कहते हैं प्रसव। तो हमारे पास में दो चीजें हैं बेटा, याद रखना, तीन कहानियां यहां पर निकल कर आती हैं कि अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म को मिलने से रोकना है, बायस्खलन करना है, स्तनपान अनार्तव करना है, और इस सहायता से जो है जो कार्यक्रम हमारा है वो बन जाता है और चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट होता है आवधिक संयम का। पहला पॉइंट होता है आवधिक संयम का। और दंपति माहवारी के 10 से 17वें दिन की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। ये बात बहुत जरूरी बात है। 10 से 17वें दिन की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं ताकि स्पर्म जो बॉडी है वो बन ना सके, स्पर्म ना बन सके, स्पर्म जो है निषेचन ना कर सके, जिसे अंडोत्सर्ग की अवधि मान सकते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग की अवधि मान लेते हैं कि हाँ ठीक है अंडोत्सर्ग जो है वो होता है, उस समय अंडोत्सर्जन होता है, उस वजह से स्पर्म ओवा को मिलने से थोड़ा सा रोका जाएगा। ठीक है। इस दौरान निषेचन तथा उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण से इसे निषेचन अवधि फर्टाइल पीरियड कहते हैं। और इसी समय पे चूंकि एग बनता है, इसीलिए इस समय पे निषेचन की सबसे ज्यादा क्षमता रहती है, सबसे ज्यादा पॉइंट बनाती है। तो अगर सबसे ज्यादा क्षमता रहती है तो उसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो अगर भाई इस समय सेशन वो हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो कुछ नहीं बचने वाला। समझ में आ रही बात? इस टाइम पे फर्टाइल हो गया मतलब कुछ नहीं बचने वाला, मतलब बच्चा पैदा हो जाएगा। और अगर बच्चे पैदा नहीं हुआ तो फिर ये कॉन्सेप्ट है ही है उसमें। अगली कहानी बायस्खलन देखा जाए। पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्यस्खलन से ठीक पहले योनि से जो है वो वहां पर याद रखना अपना लिंग बाहर निकालते हैं और वीर्यसेचन से बच जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। तीसरी चीज आती है जिसे अपन कहते हैं स्तनपान अनार्तव जो है, अनार्तव जिसे अपन कहते हैं, प्रसव के बाद स्त्री की योनि जो होती है वो विश्व स्तनपान कराने के कारण अंडोत्सर्ग और प्रसव चक्र शुरू नहीं होता। क्या कहा मैंने यहां पर? प्रसव के दौरान अगर मां अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है, दूध पिलाती है, तो उसके वजह से उसका जो बॉडी ग्रोथ है वो नहीं हो पाता। ठीक है। तो स्तनपान करने के बाद जो है अंडोत्सर्ग और अंडोत्सर्ग चक्र शुरू हो जाता है। तो प्रसव के बाद जो है उसके पास में जो ग्रोथ है, जो एंडोमेट्रियम है, वो बनता ही नहीं, न टूटता है, जब सा है वैसे ही बना रहे। गर्भधारण के लगभग अवसर शून्य होते हैं। क्योंकि लगभग शून्य इसलिए क्योंकि भाई कुछ हो ही नहीं रहा वहां पर। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर जो है स्तनपान अनार्तव के बाद जो है अंडोत्सर्ग और वो जो पोषण होता है यहां पर लगभग शून्य होता है, क्योंकि इसका चांस ही नहीं है कि वहां पर बच्चे पैदा हो सके। सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे स्तनपान अनार्तव अगर मिल्क यूरिन ये रिलीज हो रहा है ना, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा, बाकी चीजों की मात्रा, प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा रहती है। और जब तक वो ज्यादा है तो ये बाकी चीज हो ही नहीं सकती। तो लगभग शून्य के बराबर होती है। विश्व प्रसव के बाद ज्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारीगर मानी जाती है। 6 मंथ तक जो है वो कारीगर मानी जाती है। इसके अलावा वो कारीगर मतलब नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए हमें पास इतने रीजन है। स्तनपान अनार्तव है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर स्तन जो होता है मतलब फीमेल से जो पोषण है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पोषण को हटाकर वो ऐसा एक्सपोजर करना है। स्तनपान अनार्तव, शिशु को स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और अंडोत्सर्ग चक्र की प्रक्रिया नहीं होती है। ये बताना कि जब भी ऐसा प्रक्रिया होगा तो ये सब बाकी चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है, ये बात है। आवधिक संयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्पेशल पार्ट में जो होता है वो मेल फीमेल दोनों रुक जा सकते हैं, तो ये फिर आवधिक संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्यस्खलन जो होता है वही है शरीर की योनि से बाहर बाह्यस्खलन करना, और ये कहानी यहां पर बनती है। ठीक है। स्तनपान अनार्तव वाला पार्ट होगा। ठीक है, इसे अपन स्तनपान अनार्तव कहते हैं। तो इन सब के लिए एक बार हम लोग जैसे रोधा को पढ़ने हैं तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि वो पोषण हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो मेन चीजें ये होती है बेटा कि जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो सबसे पहला पार्ट आता है इसे हम कहते हैं आवधिक संयम। और मेरे हिसाब से ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है ना यही पूछे जाते हैं। अब हमने जितना एनसीईआरटी देखना था वो तो हमने देख लिया, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कौन कौन सा उद्देश्य है जो इसके लिए फॉलो करता है, वो हमें बहुत पढ़ना जरूरी है। तो आवधिक संयम मतलब ये होता है 10 to 17 डेज जो है वो वहां पर जो संयम करना है, मतलब ये होता है क्या बोलना चाहिए, संभोग से बचना है, संभोग अवॉइड करना है, ये कह लो यहां पर। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये 10 से 17 दिन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन जो निर्भर करने वाले पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान देना है कि व्हाई ओनली 10 to 17 डेज, क्यों 10 से 17 दिन ही क्यों। एक बात याद रखना, 14th डे ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये जो होता है ये अंडोत्सर्ग का होता है। तो इन्होंने सबसे पहला फोकस ये किया कि अंडोत्सर्ग हुआ मतलब oocyte है वहां पर, तो ये पहला उन्होंने फोकस किया कि 14th डे जो दिन है वो आपका दिन जो है वो अंडोत्सर्ग का है। अब इस अंडोत्सर्ग के बाद याद रखना, इस अंडोत्सर्ग से बना क्या बेटा, यहां पर अंडोत्सर्ग से बना द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे यहां पर, सेकेंडरी oocyte। और oocyte से ही तो निषेचन होगा ना, तो जब तक ये oocyte रहे तब तक स्पर्म यहां पर नहीं पहुंचना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो oocyte का लाइफ स्पैन मतलब इसका जो जीवन काल है वो 2 से 3 दिन माना जाता है, 2 से 3 दिन होता है। तो पहला ये है कि पहली चीज तो ये कि मान लो 14वें दिन उसका बना और 2 से 3 दिन बाद तक जिंदा है, ये पहली बात मान ली गई। तो 2 से 3 दिन तक स्पर्म नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है, दूसरी बात याद रखना कि स्पर्म का लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पर्म जो लाइफ है, सॉरी कहते हैं इसे, सॉरी लाइफ स्पैन जो है, इसका जीवन काल जो है वो होता है, ये भी हम लोग मान लेते हैं कि मान लो 4 डे है। हालांकि ये तो कई बार 7 दिन भी रह सकता है, लेकिन अभी मान लो फिलहाल 4 दिन है, ठीक है। ये एवरेज है, कई जगह 7 दिन भी लिखा हुआ रहता है, कई जगह 4 दिन लिखा रहता है। तो मान लो जो भी लिखा हुआ रहेगा 3-4 दिन ये भी रहता है जिंदा। अब ये है कि हो सकता है पहले से स्पर्म गया हो, स्पर्म पहले से गया हो और वहीं इकट्ठा हो, जिंदा हो 4 दिन तक, और चौथे दिन ओवा रिलीज हो रहा है। तो ये हो सकता है कि 14 दिन ओवा रिलीज हुआ और मान लो 11वें दिन इंटरकोर्स, 11वें दिन संभोग हुआ हो और 11वें दिन स्पर्म को वेजाइना के अंदर पड़ा हो। तो भले स्पर्म में 4 दिन पहले स्पर्म गया है वेजाइना में और ओवा 3 दिन बाद हुआ, लेकिन 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। तो 3 दिन स्पर्म इंतजार करेगा ओवा का, तो आ गया ओवा तो दिक्कत, फिर ओवा तो कंफर्म है कि 14-15 दिन में आ ही जाएगा, फिर उसके बाद 3 दिन ओवा इंतजार करेगा स्पर्म का कि हो सकता है स्पर्म आ जाए। तो हमें जब ये दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं उस समय को क्रिटिकल मानना है। बात समझ में आई? हो सकता है आप 11वें दिन को स्पर्म को वेजाइना में डाल दें, अंडाशय सॉरी अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में चला जाए और वो इंतजार करता रहे ओवा के आने का, उस बीच में ओवा वहां पहुंच भी जाए तो निषेचन हो जाएगा। एक ही साथ एक ही जगह पे पहुंचे जरूरी नहीं है, इनको आने जाने के लिए 3 से 4 दिन का गैप भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इंतजार करते रहते हैं एक दूसरे का। तो पहली बार जब गया तो 4 दिन पहले से ही स्पर्म वहां इंतजार कर रहा है कि इस दिन 14वें दिन ओवा आएगा, मैं 11वें दिन से अगर पहुंच गया हूं तो 3 दिन मैं वेट कर लेता हूं। 14वें दिन के बाद ओवा आ गया, वो 3-4 दिन वेट करेगा, जिंदा रहेगा कि स्पर्म आ जाएगा। तो इस समय तक जब दोनों जिंदा हैं वहां पर उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो खासकर 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक इस समय को क्रिटिकल माना जाता है। इस समय को याद रखना, सो 10 to 17 डेज, इसलिए याद रखना 10 to 17 डेज जो है ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। क्या माना जाता है? फर्टाइल पीरियड। और फर्टाइल पीरियड का मतलब ये है कि ये निषेचन का समय है। इस समय पे अगर प्रेगनेंसी हो गई, इस समय पे अगर स्पर्म ओवा का मीटिंग हो गया तो यार मतलब पक्का डन है कि बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी और हमें इससे बचना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज आवधिक संयम। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम इसे आवधिक संयम को हम देखते हैं तो जैसे दूसरा पॉइंट आता है बाह्य स्खलन का, तो इसके पीछे तो कोई बहुत लंबा साइंस है ही नहीं। फिर भी बाह्य स्खलन का क्या है? बाह्य स्खलन क्यों होता है कि भाई सीधी सी बात है, स्पर्म को रिलीज होने से पहले, यार स्पर्म कब रिलीज होता है? संभोग के सबसे अंत में, ठीक है, सबसे अंत में अगर रिलीज हो रहा है तो बस जस्ट बिफोर द एजोकुलेशन, जस्ट बिफोर, बस जस्ट रिलीज होने के थोड़ी देर पहले पेनिस को बाहर रिलीज करना है, मतलब वेजाइना से बाहर निकालना है, और जो मतलब चरम मतलब क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेज्म है, बाहर जो आखिरी पोर्शन जो होता है स्पर्म को रिलीज करने का, वो शरीर से बाहर रिलीज कर दिए, वेजाइना में ना रिलीज करो, तो वेजाइना के अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो निषेचन का कोई चांस है ही नहीं।
फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्तनपान अनार्ता। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है यार कि अच्छा, पहली बात तो यार जो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है वो जान लें कि स्तनपान अनार्ता मतलब एक महिला जो बच्चे पैदा की है अभी अभी, वो अगले 6 महीने तक पॉसिबल ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। तो जब पॉसिबल ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो वो बच्चे पैदा करने की क्षमता होगी नहीं, क्योंकि ना रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ना बनेगा ओवा और ना ही होगा ये सारा कार्यक्रम। तो ये 3-4 बातें ये होती हैं कि एक महिला प्रसव की, बच्चे पैदा की, अगले 6 महीने तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के चांस नहीं है यदि वो अपने बच्चे को बराबर मिल्क फीड करवा रही है तो। ठीक है, तो अगर बराबर बच्चे को मिल्क फीड करवा रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रीओपन नहीं होगा, तो 6 महीने तक सेफ है। कई बार आपने सुना होगा कि एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच में 10 महीने का गैप है, 11 महीने का गैप है, 12 महीने का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा पैदा हुआ, 2-3 महीने में फिर बच्चा प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, ठीक है, फिर उसके बाद फिर बच्चा हो गया। तो ये यही मतलब होता है इसका। तो अगले 6 महीने तो बस कुछ नहीं करना, बस बच्चे को दूध अच्छे से पिलाओ, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं 6 महीने तक। तो इस बात का गैप मिल गया। इसके पीछे साइंस क्या है? स्तनपान अनार्ताओं के बाद की साइंस ये है कि जब बच्चा मिल्क फीड बहुत करवाता है, लगातार बच्चा मिल्क दूध पीता है मां का, तो उस समय कुछ हार्मोन जो होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, एचसीजी, आज ही कुछ हार्मोन जो है ना, मतलब प्लासेंटा भले निकल जाता है, एचसीजी नहीं कहना चाहिए, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। और इसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीटोसिन, जब मतलब दिमाग से ऑक्सीटोसिन, भाई सीधी सी बात है, वो तो पिट्यूटरी से आता है, तो वो दिमाग ही है एक प्रकार का, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। तो वो ब्रेन में जो है इस बात का संकेत रहता है कि अभी बच्चा दूध पी रहा है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा जो है दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को टूटने नहीं देती। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है उस समय पर। तो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है, वो जो बना हुआ एंडोमेट्रियम है जिसके अंदर गर्भ लगा था, जिसमें गर्भ इंप्लांट हुआ था, वो टूटता ही नहीं। वो अगर ऑक्सीटोसिन ज्यादा है, लैक्टेशन लगातार हो रहा है, तो अगर मिल्क बन रहा है ना, तो वो जो 9 महीने से पहले एंडोमेट्रियम नहीं टूटा था, वो अगले 6 महीने और भी नहीं टूटेगा। और जब अगले 6 महीने नहीं टूटेगा तो प्रेगनेंसी होने के चांस ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये 3 मेथड हैं, ये याद रखना लगभग शून्य है। यह विधि प्रसव के ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक माना जाता है। और इसके लिए हार्मोन पूछा जाएगा तो याद रखना, ड्यू टू मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, और कुछ हद तक प्रोजेस्टेरॉन भी। प्रोजेस्टेरॉन भी इसके लिए जिम्मेदार है कि प्रोजेस्टेरॉन भी इसको रोक सकता है। समझ रहे आप मेरी बात को? ये रोक सकता है, उसके प्रोसीजर को ब्लॉक कर सकता है कि भाई वो काम नहीं कर पाएगा। अब लेकिन समस्या ये है कि ये प्राकृतिक मेथड है, इसे करने के लिए इसका ड्रॉबैक भी बहुत सारी, कमियां भी बहुत सारी हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ इनकी कमियां भी क्या हैं, तो आप इनकी कमियां भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहीं पर स्टार बनाकर अगर आप लिखना चाहो, हालांकि मैं सिर्फ बता देता हूं आप लोगों को इनकी कमियां क्या क्या है, अगर ये बहुत सही था तो। कमियों में सबसे पहली बात यार कि ये सिर्फ ना मानसिक मनुष्य पे डिपेंड करता है। मनुष्य को बहुत समझदार होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, मनुष्य को समझदार होना पड़ेगा, मनुष्य को इसका पूरा मेथड के बारे में पता होगा, तब ये कर पाएगा। दूसरा यार, पहले जैसे आपका आवधिक संयम है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। चाहे नर हो चाहे मादा, उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस समय तक संभोग नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कि किसी भी नर और मादा के लिए, किसी भी नर, मेल एंड फीमेल के लिए, इस बात को डिसाइड करना कि हम इस खास समय पे ये चीज नहीं करेंगे, संभोग नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। तो इसलिए इस पे कई लोगों का कंट्रोल नहीं होता, दैट्स वाई ये फेल हो सकता है। इसके फेल होने के चांस है क्योंकि ये मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से कभी भी अचानक से डिजायर्स आ गई, प्रेरणा जाग गई, काम इच्छा आ गई, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो जाता है और बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये फेल हो सकता है। दूसरी बात, बाह्य स्खलन, स्पर्म बाहर रिलीज करना, ये भी बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए बॉडी को कंट्रोल होना चाहिए, तब ये हो पाएगा, अदरवाइज ये भी नहीं हो पाता। समझ में आ रही मेरे? बाह्य स्खलन यदि बहुत बॉडी में कंट्रोल हो तो ही हो पाएगा, अदरवाइज ऑर्गेज्म के टाइम पे मेल जो है ना, वो उनका अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब बहुत कम पॉसिबल है। और कुछ मात्रा में ये कभी कभी होता है कि स्पर्म आखिरी में
आने से पहले बीच में कई बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए कई बार बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो स्नेहक रिलीज करती है ना, उस स्नेहक के द्वारा भी कई बार स्पर्म थोड़ा बहुत मात्रा में निकल आता है और कई बार वो भी निषेचन का कारण बन सकता है। तो स्पर्म जो है पूरी तरह से झुंड में सीमेन के साथ आखिरी में आएगा, ऑर्गेज्म के टाइम पे आएगा, लेकिन बीच बीच में वो शॉर्ट ऑर्गेज्म आते हैं और वो स्नेहक के साथ साथ कुछ लुब्रिकेंट के साथ साथ वो भी बाहर निकलने लग जाता है और जब वो बाहर निकलने लग जाता है तो उससे भी निषेचन होने के चांसेस बन सकते हैं। ये बाह्य स्खलन है, यह बाह्य स्खलन का ड्रॉबैक है। दूसरी बात, स्तनपान अनार्तव, ये बहुत हद तक आसान भी है, लेकिन माँ आजकल की जो माताएं हैं, ये कभी भी माताएं जो है अपने बच्चों को इतना मिल्क फीड कराती नहीं है, दैट्स वाई ये भी फेल हो जाता है। तो ये 3-4 कमियां हैं। इसके लिए मनुष्य को अपने दिमाग में बहुत कंट्रोल और बहुत समझदारी दिखानी पड़ेगी, तब जाके कार्यक्रम हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये परेशानी इनके साथ है। कमियां भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, नीट में बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि इसमें कुछ चांसेस हैं कि भाई इसमें मनुष्य की बात आ गई कि मनुष्य का डिजायर भाई इतना ही होशियार हो जाता मनुष्य, तो क्या बात थी। हो सकता है कुछ लोग हो भी जाएं, लेकिन सबके सब इतने होशियार हो जाएं ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कुछ और मेथड अपनाते हैं। तो दूसरा मेथड आता है रोधक, बैरियर जिसे हम कहते हैं, बैरियर। यहां पे भी वही है कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकना है। कुछ भी ऐसा करो कि उनके बीच में हम एक बाधा पैदा कर दें, मिलन को रोकना है, इनको मिलने नहीं देना है। देखो कैसे मिलन को रोकेंगे। तो रोधक भी जो होता है माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इज अ फिजिकल बैरियर, ये बैरियर है, ये स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोका जाएगा इसमें। और रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं। आइए देखते हैं उन यंत्रों का नाम। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कॉन्डम, कंडोम कहते हैं इसको नॉर्मल शब्दों में, कॉन्डम जो एक वर्ड है। क्या है ये चीज भाई? रबर से बनी हुई एक पतली लेटेक्स, रबर पॉलीयूरेथ्रिन उस केमिकल का नाम होता है, याद रखना, पतली रबर या लेटेक्स या उसका नाम होता है पॉलीयूरेथ्रिन। यह एक विशेष प्रकार का केमिकल है जो खासकर जननांगों के लिए बनाया जाता है, जननांगों के लिए सुटेबल होता है, जननांग में इसका नुकसान नहीं होता, उसके लिए बनाया गया है पॉलीयूरेथ्रिन। इस केमिकल से बना हुआ ये पतली, एकदम पतली रबर की झिल्ली जो संभोग के समय मादा में और नर के लिए, दोनों के लिए बना है। तो नर क्या करते हैं, इसको शिश्न के ऊपर जब इरेक्टाइल मोशन हो जाए, इरेक्ट हो जाए, तब जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस स्टार्ट होने वाला, जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग, जब एक्साइटमेंट जनरेट हो जाए, शिश्न जो है वो कड़ा हो जाए, उस समय पे ये जो है लेटेक्स को पेनिस के ऊपर में ढक देते हैं। और पेनिस के ऊपर में ढक दिए तो पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्सेस जो है वो कॉन्डम को यूज करके ही किया जाएगा। और सबसे अंत में अब क्या हुआ कि ऊपर से एक रबर ढका हुआ है, तो जैसे अगर रबर ढका हुआ है तो अगर वीर्य गिरेगा भी, अगर मान लो सीमेन गिरेगा भी, तो वो कहां गिरेगा, वो गिरेगा रबर के अंदर पे, वो फीमेल वेजाइना के अंदर नहीं जा पाएगा। और जब ऐसा होगा तो कॉन्डम का काम क्या था, दोनों को रोकना। स्पर्म मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस भी हो गया, डिजायर भी पूरी हो गई, लेकिन एक पतली रबड़ से हल्का सा कोटिंग कर दी हो गई पेनिस के ऊपर में, ढक दिया, जिससे स्पर्म अंदर ना जा पाए। बस मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि मतलब अरे क्या होता है, ऐसा मतलब क्या है, एक मान लो एक जाल है, ठीक है। अब जाल में हमने जो है जैसे चावल को रखा, ठीक है, एक कपड़ा है, कपड़े में हमने चावल को रखा, पानी में डुबा दिया, पानी डूबा, चावल भी भीगा, लेकिन चावल नदी में गिरा क्या, वैसा ही कुछ समझ लो यहां पर भी होता है। हमने एक जाल में पत्थर बांध के तालाब में डुबो दिया मान लो, तो अगर जाल में तालाब को जाल है, तालाब है, पानी है, सब कुछ गया उस पत्थर में, लेकिन पत्थर तालाब में गया क्या, नहीं गया। तो इस तरीके से जो है उसे जाल की तरह उसको रोकने का काम जो है वो करता है, उसे अंदर नहीं जाने देता स्पर्म को। यह है कॉन्डम पुरुष के लिंग में, और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये ज्यादा कॉमन नहीं है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। फीमेल की में क्या होता है, मेल में क्या होता है, एक तरफ ऐसा रबड़ लगा हुआ रहेगा, दूसरी तरफ छोटा। फीमेल की तरफ में दोनों तरफ ऐसा रिंग टाइप का लगा हुआ है, जिससे फीमेल आसानी से अपनी उंगली या किसी भी मदद से जो है वो वेजाइना के अंदर इसे इनबिल्ड कर देती है। वेजाइना एक नॉर्मल एक कैनल की तरह है, मतलब एक जगह होल है, उस होल के अंदर इसे इनबिल्ड कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा।
तो कई बार अगर मेल उपयोग नहीं कर सकते तो फीमेल भी कर सकती है। फीमेल फिर मेल क्या करेंगे, फिर इसी जो ब्लॉक है, जिस खाली जगह है पॉलिथीन के अंदर में, उसी जगह पे सिस्टम को एंटर करेंगे और पेनिस एंटर होगा तो फिर उसी के आसपास जो है इरेक्शन होगा और ये भी वही काम करेंगे कि इस बार जैसे जस्ट लाइक अ डस्टबिन के ऊपर पॉलिथीन लगा हुआ रहता है, उस पॉलिथीन में हमने कचरा डाला तो कचरा पॉलिथीन में गया, पॉलिथीन को निकाले, पॉलिथीन को फेंक दिए, डस्टबिन साफ की साफ। समझ आई बात ना? वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है फीमेल के लिए भी, और इस तरीके से फीमेल के योनि गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से जस्ट बिफोर ढक लिया जाता है। फीमेल वाले जो योनि का होता है उसका नाम होता है फेविडोम्स, लिखा होगा आपको कंडोम्स फॉर फीमेल, इसका नाम होता है फेविडोम और उसका नाम होता है कॉन्डम। ये याद रखना, यहां पर क्या है, दोनों केस में स्खलित जो शुक्राणु, मेल से जो शुक्राणु निकलेगा वो स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सकते, हमने उसे रोक दिया है। यह गर्भाधान को भी बचाता है और साथ में एक और बड़ी परेशानी है बेटा, इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां होती। फीमेल का तरल, नर का तरल जो एक दूसरे से मिलकर कई प्रकार की हार्मोनल और बहुत सारी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एड्स वगैरह वगैरह, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफिलिस, हजारों ऐसी बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है कंडोम का मशहूर ब्रांड निरोध आदि काफी लोकप्रिय है, आप सभी से भली भांति परिचित होंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा ये सारी चीजें की जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इनको उपयोग कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाता है और चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये क्या क्या है, ये रोधक क्या होते हैं। इन रोधक के अलावा जो है हमारे पास में और कुछ चीजें भी आती हैं। इसके अतिरिक्त ये यौन संचित रोग, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स आदि से भी बचाव करती है। अब ये बचाव क्या भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। जब सेक्स इंटरकोर्सेस होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स समय में ये दोनों मिक्स हो जाता है, ब्लड वगैरह, कहीं तरल, कहीं द्रव, कहीं फंगस हो गया, उससे मिक्स हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह पुरुष के दोनों ही कॉन्डम उपयोग के बाद फेंकने वाले हो जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है, उसका कोई उपयोग दोबारा नहीं रह जाता। इसे स्वयं ही लगाया जा सकता है। इस तरह से उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी बनी रहती है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, आसानी से लोग इसे यूज कर सकते हैं और आसानी से इसे खत्म भी कर सकते हैं और ये बहुत पॉपुलर है। बीमारी से भी बचा जा सकता है और बाकी सारे मेथड भी यूज होते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास में जो है वो है डायफ्राम का एंड सर्विकल कैप्स का एंड वॉल्ट का। अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज होती है? तो डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड ये जो पोर्शन आता है ये क्या बोले यहां पर वॉल्ट। ये भी ऐसा ही कुछ मेथड है लेकिन ये टोपी जैसा है, समझ लो। अब इसको हमने नर के लिए लगाया था, नर के लिए केवल कॉन्डम बस और नसबंदी, ज्यादा कार्यक्रम नर मेल के लिए बना ही नहीं गया, जानता है कोई मेल करेगा ही नहीं। कॉन्डम और नसबंदी बस दो ये है मेल के कॉन्ट्रास्ट में। बाकी जितने भी गर्भ निरोधक है वो सब महिलाओं को ध्यान पे रख के बनाए गए हैं कि महिलाएं सेंसिबल होती हैं, महिलाएं समझ सकती हैं और महिलाएं इसका यूज भी कर सकती हैं। तो महिलाओं में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की टोपी बना दी जाती है। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि गर्भाशय के पहले ग्रीवा होती, सर्विक्स, वेजाइना और ग्रीवा के पहले एक पतली नाल है, उस नाल से ही स्पर्म होके आगे बढ़ता है। मैंने पहले समझा दिया था, होप सो डायग्राम क्लियर होगा आप लोग को, है ना? जैसे आप लोग बनाते हैं डायग्राम में, तो ये हो गया हमारा गर्भाशय, बताया था मैंने, और ये पूरा पूरा भाग मान लो वेजाइना का है। अब इस भाग को मैं ब्लॉक कर दूं तो ना स्पर्म यहां से यहां इधर इधर पहुंचने की दूर गई, यहां तक ये जो यहां तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, इसको ब्लॉक कर। इस तरह से उपयोगकर्ता की गोपनीयता भी बनी रहती है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, आसानी से लोग इसे यूज कर सकते हैं और आसानी से इसे खत्म भी कर सकते हैं और ये बहुत पॉपुलर है। बीमारी से भी बचा जा सकता है और बाकी सारे मेथड भी यूज होते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास में जो है वो है डायफ्राम का एंड सर्विकल कैप्स का एंड वॉल्ट का। अब ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज होती है? तो डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड ये जो पोर्शन आता है ये क्या बोले यहां पर वॉल्ट। ये भी ऐसा ही कुछ मेथड है लेकिन ये टोपी जैसा है, समझ लो। अब इसको हमने नर के लिए लगाया था, नर के लिए केवल कॉन्डम बस और नसबंदी, ज्यादा कार्यक्रम नर मेल के लिए बना ही नहीं गया, जानता है कोई मेल करेगा ही नहीं। कॉन्डम और नसबंदी बस दो ये है मेल के कॉन्ट्रास्ट में।
बाकी जितने भी गर्भ निरोधक है वो सब महिलाओं को ध्यान पे रख के बनाए गए हैं कि महिलाएं सेंसिबल होती हैं, महिलाएं समझ सकती हैं और महिलाएं इसका यूज भी कर सकती हैं। तो महिलाओं में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की टोपी बना दी जाती है। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि गर्भाशय के पहले ग्रीवा होती है, सर्विक्स, वेजाइना और ग्रीवा के पहले एक पतली नाल है, उस नाल से ही स्पर्म होके आगे बढ़ता है। मैंने पहले समझा दिया था, होप सो डायग्राम क्लियर होगा आप लोग को, है ना। जैसे आप लोग बनाते हैं डायग्राम में, तो ये हो गया हमारा गर्भाशय, बताया था मैंने, और ये वाला पूरा भाग मान लो वेजाइना का है। अब इस भाग को मैं ब्लॉक कर दूं तो ना स्पर्म यहां से यहां इधर इधर पहुंचने की दूर गई, यहां तक ये जो यहां तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, इसको ब्लॉक कर दो यहां से। तो किसी भी तरीके से इस इलाके को हमें ब्लॉक करना है, और ये जो ब्लॉक हम कर देंगे ये कहलाएगा आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट। ये तीनों भी, हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, ये तीनों भी रोधक हैं। सुनो, पहले डायग्राम देखो, पहला डायफ्राम को देखो, यहां पर क्या है। डायफ्राम ने क्या किया, थोड़ा इमेजिन करना, ये वाला भाग जो है ये वेजाइना है, इस क्षेत्र से ही स्पर्म अंदर एंट्री करेगा और पेनिस भी अंदर एंट्री करेगा, ठीक। पेनिस एंटर करने के बाद, अच्छा ये यूरिन वाला भाग है, ठीक है, यहां से एंटर किया और एंटर करने के बाद ये गर्भाशय है, ठीक है, यहीं से फिर वो अंडाशय में जो है जाकर वो मिलता है। अगर मैं इसको यहीं पर ब्लॉक कर दूं, देखो गर्भाशय के पास में यहां पर मैंने एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर जो है लगा दिया, ताकि स्पर्म यहां आए तो सही लेकिन इधर ना जा पाए। जब गर्भाशय में नहीं जाएगा तो गर्भाशय से अंडाशय में नहीं जा पाएगा, जब ये गर्भाशय में नहीं जाएगा तो गर्भाशय से अंडाशय के अंडवाहिनी में नहीं जा पाएगा, ब्लॉक कर दिया हमने इसको। जस्ट लाइक दैट दूसरा नाम सर्विकल कैप्स है, वैसा ही एक पार्ट जो है वेजाइना के अंदर में गर्भाशय के पास में, इस टोपी को देखिए, ये टोपी जो है ये भी वैसा ही है, उससे अलग है, इसको भी लगाया जा सकता है। लगाने में कुछ नहीं रखा है, फीमेल अपनी उंगलियों से इसे अंदर एंटर कर सकती है। फीमेल वो जो एरिया होता है वेजाइना का, जो एरिया है वो बहुत लंबा नहीं होता, बहुत छोटा, 3 इंच 4 इंच के आसपास का होता है, तो वो 3-4 इंच जो है आसानी से जो है वो अंदर एंटर कर सकता है। अगले पार्ट में आता है ये वाला भाग है जिसे अपन वॉल्ट कहते हैं। अब ये गर्भाशय को देखो, ये गर्भाशय ग्रीवा है, इसके पास में यहां पर एक ऐसा ढक्कन टाइप का लगा दिया गया टोपी जैसा, ये हो गया डायफ्राम, इसी को वेजाइना, इसी को वॉल्ट, इसी को सर्विकल कैप, सब ऐसे ही होते हैं। तो हमारे सामने ये 3 एग्जाम्पल हैं, इनकी मदद से जो है हम लोग डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स आदि का यूज कर सकते हैं, और ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इन तरीके से हम रोक सकते हैं। कुछ है नहीं इसमें थ्योरी में, आपको बस इसमें नाम पढ़ना है और कहानियों को बनाना है। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अचानक से ये सिर्फ ऐसा ढक्कन लगा देने से ना ज्यादा मतलब फ्रूटफुल नहीं होता, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा स्पर्म को रोक ही, कई बार स्पर्म भेद के भी आगे निकल जाते हैं। तो इनके साथ ना कुछ केमिकल यूज करते हैं, जैसे मैं कहूं यहां पर कि पहला वर्ड मेरे पास में डायफ्राम आया, अब डायफ्राम को हमने डाल दिया, इसके साथ ना कुछ केमिकल होते हैं, उसे केमिकल मेथड भी कहा जाता है। उस केमिकल में कुछ विशेष प्रकार की जेली आती है, कुछ विशेष प्रकार के फोम तो समझते हैं ना, झाग भी उपयोग किए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के क्रीम यूज किए जाते हैं। और ये क्रीम क्या होते हैं, इनको कहा जाता है बेटा स्पर्मेसिडल क्रीम या स्पर्मेसिडल क्रीम, या कह दो ये स्पर्मेसिडल फोम या स्पर्मेसिडल जेली। इनका काम क्या होता है, यह हमको मार देते हैं। तो इन केमिकल्स का काम होता है कि ये स्पर्म को मार देते हैं। तो कई बार डायफ्राम को अकेले यूज करोगे ना तो ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर डायफ्राम को अगर केमिकल्स के साथ डालोगे तो आधा ये रोक दिया, आधा जो है वो रोक देगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे हो गया, रोक देता है, आधा स्पर्म जो होता है रोक देगा, स्पर्म को जो है आधा ये रोक दिया। अब जो बचा कुचा भाग है उसको जेली, फोम, क्रीम आदि से मार देते हैं। इनका नाम आपसे पूछा जाएगा, जेली, क्रीम, फोम का नाम क्या है, आप कहेंगे स्पर्मेसिडल क्रीम नाम है इसका। ये क्या करता है, स्पर्म को मार देते हैं, ये फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है ये भक्षाणु होते हैं, ठीक है, स्पर्म का भक्षण कर लेते हैं, तो स्पर्म के भक्षाणु है ये लोग, मार देते हैं। तो दोनों मिलकर ये अच्छा काम करते हैं और स्पर्म को रोकने का काम करते हैं। इसमें होता क्या, इस केमिकल में जनरली ZnSO4, ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फेट, जिंक सल्फेट
आयरन सल्फेट वगैरह वगैरह, मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड और जिंक सल्फेट, ये दोनों केमिकल होते हैं। तो डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट आदि रबर के बने रोधक उपाय हैं जो जनन मार्ग में सहवाग से तुरंत पूर्व जो है गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए बनाए जाते हैं। यह स्पर्म के ढक दिया जाए तो शुक्राणु को प्रवेश को रोक देगा और गर्भाधान से छुटकारा दिला दिया। गर्भाधान से छुटकारा दिला दिया, इसे पुनः मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है, ये रीयूजेबल है, इसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं, ये दोबारा यूजेबल है। इसके साथ ही इन रोधक के साथ साथ क्रीम, स्पर्मेसिडल क्रीम है, जेली है, फोम यानी झाग है का इस्तेमाल भी प्रायः किया जा सकता है। इसकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी घट जाती है, गर्भ निरोधक क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाती है और गर्भ ठहरना जो है वो कम हो जाता है। तो हम इसमें जेली में ये याद रखना कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जेली में है क्या। मुख्य रूप से कई बार सिट्रिक एसिड स्पर्म को मारता है और कई बार जो है ZnSO4, कभी जिंक सल्फेट, कभी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बाकी वगैरह भी यूज किया जा सकता है। ये सब भी ठीक है। लेवनोस्ट्रगल और भी बहुत सारे केमिकल हैं जो स्पर्म को मार सकते हैं। इस मेथड से भी हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं और इसे स्पर्म को वृद्धि करने से, बढ़ने से रोका जा सकता है। अगली प्रक्रिया में क्या हो सकता है भाई? अब अगली प्रक्रिया हमारी होती है IUD। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, ठीक है। तो पहले इतना पॉइंट को पढ़ लेते हैं, इनके ऊपर फिर क्वेश्चन बनाएंगे और कहानियों को फिर डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, सो 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, बाकी क्लास को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी डिटेल में एक एक करके सब कुछ बढ़िया मजे से पढ़ना है ताकि हमारी कहानियां मजेदार तरीके से क्लियर हो जाए। सो 1 मिनट रिवीजन में मैंने आज आपको बताया है आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में, आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में, और सभी के एस्पेक्ट्स, जिन जिन विषयों को मैंने आपको से डिस्कस किया। याद रखना, ये कथा कहानी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये पूछा जाता है बोर्ड में और नीट में दोनों में, तो इसलिए बहुत ध्यान से बनाएं इसको ताकि आप लोग इसको जानते भी होंगे। फिर मैंने आपको इसमें बताया है कि आदर्श गर्भ निरोधक क्या है, फिर मैंने आपको बताया रोधक के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया है प्राकृतिक मेथड। तो आज हमने सिर्फ इन 2 मेथड के बारे में बात की है और इन दोनों को समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए, ठीक है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, सभी लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी जो परेशानी हो फिर मुझे बताना। चलिए, कुछ क्विज कर लेते हैं इसके ऊपर में, बताते हैं फिर। तो लोड नहीं है, आराम से प्रश्नों का जवाब दो और आसान प्रश्न है, इनको बना बनाकर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो जवाब बताइए। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या है? इनमें से कौन सा कारण आपको लगता है जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है? अशिक्षा, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, ये सभी? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है क्या अशिक्षा, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, ये सभी? बताइए, विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जन्म दर में वृद्धि डेफिनेटली वृद्धि को बढ़ाती है, जन्म दर को बढ़ाती है। मृत्यु दर में कमी, यह भी आबादी को बढ़ाती है, मतलब कम, मतलब मृत्यु दर में अगर कम लोग मरेंगे तो आबादी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अशिक्षा, ठीक है, ये भी बढ़ाती है। बताओ, या सभी? तो इसका आंसर जो है ना सभी ही आएगा। सभी लोग जो है वो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। पर कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, उसको बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब जनसंख्या वृद्धि के लिए आपको सोचना है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट था मातृ मृत्यु दर और दूसरा पॉइंट है जिसे अपन कहेंगे शिशु जन्म दर या शिशु मृत्यु दर, वही बात है। अब ये जो जन्म दर और ये जो है वो तो अपन को पता ही है कि जन्म दर मतलब एक सामान्य इंसान का मृत्यु दर, लेकिन मातृ मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर है ये कैसे डिसाइड करते, इन दोनों से आबादी का क्या होता है? देखो, अगर आपसे कहा जाए आबादी बढ़ रही है, आबादी घट रही है, अगर मातृ मृत्यु दर है तो आबादी जो है वो अगर कम हो जाएगी। अगर मातृ मृत्यु दर कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, अगर मातृ मृत्यु दर जो है वो अगर बढ़ गई, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आबादी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट नीट में कई बार पूछा जा चुका है, वो ये है कि अगर मातृ मृत्यु दर कम हो गई तो आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई?
क्यों इसलिए नहीं पढ़ता? क्योंकि मातृ मृत्यु दर मां मरे या ना मरे उसका नया इंसान थोड़ी है, वो तो पहले से ही जनसंख्या में है। आबादी तो तब बढ़ेगी ना जब कोई नया इंसान ऐड होगा। ये तो पहले से ही मातृ मृत्यु दर मतलब माता का रहना या न रहना आबादी को घटाने बढ़ाने से मतलब है ही नहीं। मां अगर जिंदा है तो आबादी उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर मां खत्म हो गई तब फिर आबादी कम हो सकती है। तो मातृ मृत्यु दर केवल और केवल आबादी को घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती। ये बात याद रखना। ये लाइन बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से कारण हैं जो आबादी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, आबादी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो मातृ मृत्यु दर में कमी अगर लिख दे कि मातृ मृत्यु दर में जो कमी होती, क्या उसकी वजह से आबादी कम होगी? ठीक है, क्या उसकी वजह से आबादी बढ़ेगी? बोलेंगे नहीं यार, क्योंकि मातृ मृत्यु दर जो है वो अगर कम है तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि मतलब अगर मां नहीं मर रही तो आबादी बढ़ते जाएगी। यार मां तो पहले से ही थी इस दुनिया में, इसलिए याद रखना। लेकिन जो शिशु मृत्यु दर है, अगर इसका बढ़ना और घटना जो है दोनों प्रभावित करता है। अगर शिशु की मृत्यु दर जो है ज्यादा होती, बच्चे ज्यादा मरते हैं तो आबादी कम होगी, बच्चे मरते कम है तो आबादी बढ़ेगी। ये बात सही है। लेकिन जो मातृ मृत्यु दर वाली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि मातृ मृत्यु दर के कम होने से क्या आबादी बढ़ती है, आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मां पहले से ही उस आबादी में थी। मां अगर नहीं खत्म हो रही है तो आबादी तो कांस्टेंट रहेगी। नया बच्चा पैदा तब होगा तब ना आबादी बढ़ेगी। तो इसलिए मातृ मृत्यु दर का कॉन्सेप्ट याद रखना। प्रश्न क्रमांक दूसरा ये पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है? कौन है जो मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का लक्षण नहीं है? क्या वो सुलभ लक्षण नहीं है उसका? अनुत्क्रमणीय मतलब दोबारा उपयोग कर लिया जाए उसको, आसानी से उपलब्ध, या अनुत्क्रमणीय का मतलब एक बार ही उपयोग किया जाए, सिंगल यूज, सिंगल टाइम यूज, एक बार उपयोग करो उसके बाद फेंक दो, या कम दुष्प्रभाव। आपको क्या लगता है इनमें से क्या कॉन्सेप्ट है जो सबसे सही है गर्भ निरोधक के आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में? मेरे हिसाब से उपयोग सुलभ, ये सही बात है। सही, आसानी से उपयोग हो जाना चाहिए, आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए, कम दुष्प्रभाव भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो अनुत्क्रमणीय, सिंगल टाइम यूज नहीं, उत्क्रमणीय होना चाहिए जो रिवर्सिबल यूज हो जाए। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल, तो इररिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, उसे रिवर्सिबल होना चाहिए ताकि बार बार उपयोग किया जा सके। प्रश्न क्रमांक तीसरा बच्चा आपके सामने है, जवाब बताइए भी। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएं इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट सही है। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वॉल्ट रबर से बने होते हैं और संभोग से पहले स्त्री की जनन नली में सर्विक्स को ढकने के लिए डाले जाते हैं। पढ़ाया जाएगा भी आपको ये, लेकिन फिलहाल तब भी बताएं आप इसको। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा मतलब क्या बोलते, सर्विकल जो टोपी है, वॉल्ट है, रबर के बने होते हैं और संभोग से पहले स्त्री की जनन नली में सर्विक्स को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये बात सही है। यह गर्भ नियंत्रण में रासायनिक रोधक हैं जो पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? इनमें गर्भ नियंत्रण के रासायनिक रोध भी हैं क्योंकि इसमें केमिकल का भी उपयोग किया जाता है, इसमें केमिकल भी डाला जाता है, ये भी याद रखना, इसमें केमिकल भी डाला जाता है। हालांकि यह जो है रासायनिक रोध नहीं है, लेकिन इसके साथ केमिकल जरूर डाला जाता है जो पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इन्हें दोबारा उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ये रासायनिक रोध नहीं होंगे, रासायनिक रोध के साथ डाला जाता है, इसको रासायनिक रोध के साथ डाला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वॉल्ट है, रबर के बने होते हैं और संभोग से पहले स्त्री की जनन नली में सर्विक्स को ढकने के लिए डाले जाते हैं। यह गर्भ नियंत्रण के रासायनिक रोध है। ठीक है, रासायनिक रोध है, कह सकते हैं कि हाँ केमिकल तरीके से रोधक की तरह भी काम कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से इसका भी वही है कि एक कथन और दो कथन दोनों सही है, दूसरा कथन एक का सही वर्णन नहीं है। पहला वर्णन नहीं बोल रहे हैं तो ये आंसर तो नहीं होगा। कथन एक और दोनों सही है परंतु एक का सही वर्णन है, कथन एक का सही वर्णन है, ये भी हो सकता है। कथन एक सही, कथन दो गलत है, कथन एक और दो दोनों गलत है। तो ये तो ऐसा नहीं है, डी ऑप्शन है। कथन दो भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रासायनिक रोध अगर बोल रहा है तो उसके साथ केमिकल यूज किए जाते हैं। ये याद रखना बेटा कि डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और टोपी, वॉल्ट जो होते हैं इनके पास कोई खास केमिकल नहीं होता, ये तो सिर्फ फिजिकल बैरियर है। लेकिन इनके साथ अगर जेली वगैरह डालेंगे और रासायनिक बैरियर है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कथन दो है वो इसके लिए ज्यादा कुछ सही नहीं होगा क्योंकि इसमें केमिकल्स अलग से उपयोग किए जाते हैं। डायफ्राम, वॉल्ट वगैरह में केमिकल होता नहीं है, वो बाहर से डाला जाता है। तो इसलिए कथन वन सही लग रहा है, दूसरा कथन मुझे भी गलत यहां पर लग रहा है।
तो इसलिए याद रखना पहला आंसर तो जो है नहीं होगा, ये भी दूसरा आंसर भी नहीं होगा, तीसरा कथन मेरे हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तीसरा कथन हो सकता है। ठीक है, या सॉरी ये जो है ये भी गलत होगा। आंसर जो है मुझे जो लग रहा है वो सी आंसर है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो केमिकल लिए जाते हैं वो तो फोम जेली वो एक अलग से होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं है। कथन वर्ण दोनों सही परंतु एक सही का वर्णन है। ठीक है, तब देख सकते हैं, इस प्रश्न को देख सकते हैं एक बार, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत रहेगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए, मतलब मैं बताया ना दोनों का रीजन क्या है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, इनके साथ केमिकल यूज होते हैं, सही बात, लेकिन ये रसायन इनमें नहीं होता, वो अलग से होता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा बताओ। ये देखो वही जो मैं प्रश्न आपसे कह रहा था अभी, जनसंख्या विस्फोट के निम्न में से कौन से कारण है, कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो जनसंख्या विस्फोट के लिए आवश्यक है? बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुविधाएं, सही बात है। एमएमआर में तीव्र बढ़ोतरी, मदर मोर्टेलिटी रेट में बढ़ोतरी, तो यह जनसंख्या विस्फोट के कारण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एमएमआर अगर मातृ मृत्यु दर में बढ़ेगी तो मां ज्यादा खत्म होगी, तो आबादी कम होगी ना। आईएमआर में तीव्र बढ़ोतरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसमें बढ़ोतरी, ये बात भी सही है। अगर ज्यादा बच्चे मतलब विस्फोट में निम्न कारण ना, आईएमआर अगर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो भी आबादी कम ही होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। एमएमआर में तीव्र गिरावट, मदर मोर्टेलिटी रेट में तीव्र गिरावट, अगर मां अगर बहुत ज्यादा कम हो रही मर रही है तो क्या जनसंख्या विस्फोट होगा? ये भी बात गलत है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया। तो सही आंसर जो मुझे यहां पर लग रहा है वो फर्स्ट एंड फोर्थ है, प्रजनन योग्य आयु वाले लोगों की संख्या में कमी, प्रजनन योग्य आयु वाले लोगों की संख्या में कमी, प्रजनन योग्य आयु वाले लोगों की संख्या में कमी, ये तो आबादी को कम करने का काम करता है। तो जनसंख्या विस्फोट जो है, अगर इसमें फिर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखोगे तो फिर इसमें से आंसर बनेगा, फोर्थ तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है, तो वी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड एमएमआर में तीव्र बढ़ोतरी, मदर मोर्टेलिटी रेट में अगर बढ़ेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा तो जनसंख्या की आबादी कम होती है। बढ़ी हुई स्वास्थ्य सुविधा, ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा आंसर जो है मेरे हिसाब से, अगर पहला इस हिसाब से देखोगे तो पहला और चौथा दिख सकता है कि मदर मोर्टेलिटी रेट में तीव्र गिरावट आ रही है, और जब मां जितना ज्यादा तीव्र गिरावट हो रही है तो आबादी जो है उसकी वजह से, ठीक है, कम तो नहीं हो रही तो बढ़ रही है आबादी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन मेरे हिसाब से हो सकते हैं, पहला और चौथा। पांचवें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन से तंत्र पर आवधिक संयम की विधि आधारित होती है? बार बार मैं आपको पढ़ा रहा था कि आवधिक संयम जो है आपका वो किस पर आधारित है? अंडोत्सर्ग ऋतु स्त्राव के 14वें दिन होता है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है, उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ओवम लगभग 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है, हाँ सही बात है, तब तक स्पर्म उसका इंतजार करता है, ओवा वहां इंतजार करके स्पर्म का इंतजार करेगा। शुक्राणु भी लगभग 3 दिनों तक जीवित रहता है और वो भी इंतजार करता है कि चलो सही टाइम पे मिलेंगे, लेकिन जब दोनों नहीं मिल पाते तो आवधिक संयम खत्म हो जाता है, इसलिए सही आंसर जो है उपरोक्त सभी है। पढ़ाते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आपको आवधिक संयम वाले पॉइंट पे बताया था मैंने कि इस समय पे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करना बहुत साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि इस समय तक जो है वो ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने 6वें नंबर का प्रश्न है, देश में जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका क्या है? आपको क्या लगता है सबसे अच्छा उपाय क्या है आपके हिसाब से? तो जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा उपाय लोगों को साक्षर करना, बिल्कुल सही बात है। अक्षय घरों का होना, बिल्कुल सही बात है। अधिक संख्या में लोगों को मारना, अच्छा घरों का कोई लेन देना तो है नहीं, ठीक है, इसको भी मिटा दो अभी 1 मिनट। ठीक है, परिवार नियोजन का पालन करना और लागू करना, अधिक संख्या में लोगों को मारना, ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। जनसंख्या को कम करने के सबसे अच्छे तरीके क्या होता है? परिवार नियोजन का पालन करना और लागू करना, लोगों को साक्षर करना। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अगर शिक्षा अच्छी दे दी जाए ना, साक्षर कर दिया जाए, तो इस वजह से जो है सबकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो परिवार नियोजन का पालन करना और लागू करना। इससे मतलब उतना ज्यादा आबादी कम नहीं होगी, लोगों को साक्षर कर दोगे तो अपने आप आबादी कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां, लैक्टेशन एमोनेरिया के लिए क्या सही है? क्या सही है इनमें से लैक्टेशन एमोनेरिया के लिए? इसका अर्थ ऋतुस्राव की अनुपस्थिति से है, बिल्कुल सही बात है। लैक्टेशन अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। प्रसव के 6 माह तक
गर्भ निरोधक की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। प्रसव के 6 माह तक गर्भ निरोधक की संभावना और आवश्यकता भी नहीं होती, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अत्यधिक लैक्टेशन के बाद गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है। अत्यधिक लैक्टेशन के बाद गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये तो गलत बात है। यह गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, ये भी बात सही है। यह शुक्राणु की फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा देता है, ये बात भी गलत है। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो है आपके पास में छठवां प्रश्न सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो गलत है। तो पांचवा जहां जहां लिखा हो उसको गलत कर दो। ये पांचवा जहां जहां भी लिखा है गलत है, बाकी बचा हुआ जो बी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड है कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, ये भी बात सही है। ठीक है, अत्यधिक लैक्टेशन गर्भ निरोधक है, ये गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, वी भी सही है। नहीं, वन मिनट, वी तो सही आंसर है। एक मिनट है ना, फिर से देखते हैं। यह शुक्राणुओं की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, तो वी आई जो होता है ये गलत हो गया, तो ये पहला आंसर गलत हो गया। ठीक, अत्यधिक लैक्टेशन के बाद गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है, मुझे ये बात गलत लग रही है। वी आई सही है, वी भी सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ पांचवा वही ठीक है। अत्यधिक लैक्टेशन गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है, यह गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, ये भी बात सही है। वी आई वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पक्का गलत हो गया। अब बचा यहाँ पर ऑप्शन जो है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, चौथा भी सही है, लेकिन जो पांचवा है वो थोड़ा सा दिक्कत है। और वी आई जो होता है ना, वी आई जो होता है ये गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लैक्टेशन एमोनेरिया प्राकृतिक विधि ही है, तो ऋतुस्राव की अनुपस्थिति से है लैक्टेशन एमोनेरिया में, ये भी बात सही है यार। लैक्टेशन अवधि के दौरान उत्सर्ग नहीं होता है, ये बात से प्रसव को 6 माह तक गर्भ में संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मुझे जो ऑप्शन जो ज्यादा सही लग रहे हैं, वी आई जो होता है प्राकृतिक गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है। ज्यादा आंसर कौन से सही है, वी को छोड़ दिया जाए तो ये ऑप्शन बी आंसर ज्यादा सही लग रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बना के अपने हिसाब से पढ़ लेना, और जब पॉइंट बन जाएगा तो फिर आप इसे बना सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में अब नई कहानियां, नए कॉन्सेप्ट और नई बेहतर चीजें लेकर आएंगे, पढ़ेंगे उनको अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्वेश्चन अच्छे से बनाना और देखना फिर कुछ पॉइंट समझ